बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्चुअली एड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेट्रोवायरसेस के बारे में पढ़ा था और रेट्रोवायरसेस की एक टाइप हमने पढ़ी थी जिसका नाम HIV था, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। ठीक है, और हमने कहा था वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्यों नाम रखा हमने कहा था ये ट्यूमर वायरसेस हैं। RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनका जीनोम होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं। साथ में इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। वैसे तो जब हमने वायरसेस स्टार्ट किए मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे एंजाइम्स इनके पास होते हैं वायरसेस के पास, लेकिन वन ऑफ द मेन एंजाइम जो कि जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वैसे इनके पास इंटीग्रेज, डिफरेंट प्रोटीएजेस, ये सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि एड्स को हम एड्स क्यों कहते हैं, इसका एब्रीविएशन क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम जब हम वर्ड बोलते हैं हम कहते हैं दिस इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, इट इज़ अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ डिजीजेस। काफ़ी सारी बीमारियां हैं। एक और मज़े की बात हम कहते हैं कि एड्स जो है ना काज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। लेकिन ये जो वायरस है ये इट सेल्फ कोई बीमारी नहीं फैलाता हमारी बॉडी में। ठीक है, हम तो कहते हैं ना कि एड्स एक मोहलिक बीमारी है, बंदा जो है इसमें मर जाता है, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। लेकिन असल बात ये है कि एड्स HIV की वजह से हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, यानी कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो HIV की वजह से हो। हाँ, HIV जो काम करता है उस काम करने की वजह से बहुत सी दूसरी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो है ना हमें आम घेरती हैं। जैसा कि हमें फंगल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आम तौर पे हमें फंगस इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि हमारी हाइजीन मेंटेन है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा होता है। लिहाजा कोई भी फंगल स्पोर या इसी तरह कोई भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, लेकिन एड्स के केस में ऐसा क्या होता है कि बाकी बीमारियां जो है ना वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। हम कहते हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और HIV की पूरी हम बात कर चुके हैं कि ये रेट्रो वायरस है। प्रीवियस लेक्चर में रेट्रो के स्पेलिंग हमने गलत लिखे थे। ये रेट्रो वायरस जो है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसके पास जीनोम, तो 2 RNA होते हैं इसके सेल के अंदर पड़े हुए। ठीक है, और स्फेरिकल शेप है इसकी, इसके ऊपर छोटे छोटे जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए स्पाइक्स होते हैं। GP ग्लाइकोप्रोटीन लिख देते हैं, आपकी फेडरल की बुक लिखती है GP20 एंड GP41। ये दोनों डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और है, इसमें प्रोटीन और है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हम बाकी जो है ना वो डिस्कशन कर सकें। ये हमने इसके अंदर जो है ना एक इसका कोनिकल शेप का इसका कैप्सिड है, इस कैप्सिड के अंदर इसका जो है ना वो जीनोम पड़ा हुआ है। हम कहते हैं ये इसके इसके पास जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। चलिए जी ये थोड़ा सा यूं बना देते हैं। ठीक है, और इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है। उसके बाद ये इस जगह पे सारे का सारा प्रोटीन मैट्रिक्स है। ये सारे का सारा यहाँ पे क्या है, प्रोटीन मैट्रिक्स है। हम लिख देते हैं ये प्रोटीन मैट्रिक्स है। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये क्या है। अच्छा, और ये हमारे पास इसका क्या है, एनवेलप है, और ये इसका कैप्सिड है, और ये अंदर इसके पास RNA है, और ये इसके पास जो है ना इसके एंजाइम है। ठीक है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट सारे उस पर। अच्छा, अब इस एनवेलप के ऊपर 2 प्रोटीन है, एक ये लंबे वाली फाइबर्स प्रोटीन है और एक ये आगे प्लेट टाइप स्ट्रक्चर बना रही है प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब ये 2 प्रोटीन है। एक ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, वो सब यूनिट्स लिखे हैं उसके ऊपर ना कि प्रोटीन के कितने सब यूनिट्स होंगे, ये 120 बनेगी, ये 41 बनेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोटीन एंड नंबर ऑफ कैप्सुलर्स प्रोटीन सब यूनिट्स हम उनका नाम रख देते हैं। तो दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स का अलग अलग रोल है। अभी जो स्पाइक्स हैं ऐसे समझिए कि उसके पास उन तालों की चाबियां हैं जिन सेल्स के अंदर इन्होंने जाना है। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के क्या है, स्पाइक्स हैं। ठीक, अच्छा अब ज़रा देखें एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है, कॉजेटिव एजेंट हमें पता चल गया।
अब ज़रा जाते हैं इसकी डिस्कवरी के ऊपर, कैसे पता चला कि हमें एड्स भी कोई बीमारी होती है। वो कहते हैं कि यंग मेल्स के अंदर 1980 की दहाई में, 1980 के अंदर हमें पता चल गया था एड्स का। 1980s में यंग मेल्स की स्क्रीनिंग की गई। उन यंग मेल्स में ये था कि उनको कोई सिंगल डिजीज़ नहीं होती थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होती थी, ग्रुप होता था। मिसाल के तौर पे उसी बंदे को डायरिया भी हो गया है, उसके लिम्फ नोड्स भी स्वेल कर गए हैं, बॉडी भी सारी इची टाइप हो गई है, ठीक है, सडन वेट लॉस हो गया है, और यंग मेल्स को कैंसर की जो है ना वो शिकायत आती थी। तो यहाँ से जब उन्होंने देखा कि ये जो यंग मेल्स हैं ये तमाम यंग मेल्स नहीं है, ये वो यंग मेल्स थे जो स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते थे और ये होमोसेक्सुअल थे। होमोसेक्सुअल मीन के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। होमो मीन सेम, ठीक है, मेल का मेल के साथ जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना। तो होमोसेक्सुअल ये पूरा ग्रुप था इन लोगों का, ठीक है, प्रोफेशनल लोग थे, जिसकी वजह से इनके अंदर एड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता था, ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता था HIV का, ठीक है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि सिर्फ यही ट्रांसमिशन मोड नहीं है, ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब कोई ऐसा बंदा इन्हीं मेल्स में से जो इन्फेक्टेड है, उसने किसी एक हेल्दी बंदे को, एक ऐसे बंदे को, ऐसे पर्सन को ब्लड डोनेट कर दिया जो HIV से इन्फेक्टेड नहीं है और वो ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो लेकिन उस ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की वजह से उसके अंदर जो है ना वो एड्स का वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। तो फिर बाद में हमें कहानी ये सारी समझ में आई। 1984 के अंदर हमें इसका ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन और एड्स की डिस्कवरी सारी की सारी कहानी जो है ना वो पता चल गई। और इसी तरह 1986 में हमने इसका नाम भी रख दिया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये फ्रांस में और USA के अंदर सबसे पहले इसकी रिसर्च हुई थी। NIH जो है उनका नेशनल इंस्टीट्यूट है हेल्थ का USA के अंदर, ठीक है, और इस तरह फ्रांस के अंदर उन्होंने जो है ना इसकी डिटेल्स, HIV का पूरा स्ट्रक्चर, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसकी जो जो है ना उसकी स्पेसिफिकेशंस थी वो हमें बताई, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि एड्स की सिम्टम्स क्या है। अब हम बेसिकली एड्स की डिजीज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सिम्टम्स देखें, इसकी सिम्टम्स की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के अंदर जो पर्सन है वो कैरियर तो होता है, उसके अंदर HIV तो होता है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई बीमारी या किसी किस्म की अलामत शो नहीं हो रही होती। तकरीबन अगर HIV किसी बंदे की बॉडी में जाए और उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो और HIV उसकी बॉडी में जाए, और जाने के बाद आपने पढ़ा था कि HIV होस्ट स्पेसिफिक है, ख़ासतौर पे हमारे CD4 हेल्पर T सेल्स को, या लिख लेते हैं हम हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, ये T सेल्स लिख देते हैं, समझ जाना ये T लिम्फोसाइट्स लिखा है, ठीक है। T4 लिम्फोसाइट्स या CD4 लिम्फोसाइट्स में इनको बोलते हैं। इन लिम्फोसाइट्स के अंदर ये जाते हैं और जाके उनको इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, सम स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि 1984 में 86 में हमें पता चल गया कि ये जो मंकीज़ हैं ये होस्ट हैं HIV के, इनके अंदर HIV का वायरस जाता है, इनके सेल्स में रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, लेकिन उनको इन्फेक्ट नहीं करता। यानी मल्टीप्लाई करना और इन्फेक्ट करना सेल को, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ये जो DNA है इनका वायरस का, जो HIV वायरस है, ये मंकीज़ के अंदर उनके सेल्स में रहता है, मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, लेकिन जो उसके मंकी के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसमें किसी किस्म की नेगेटिव चेंजेस नहीं लाता, ठीक है। तो अब अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सर अगर ये मंकीज़ के अंदर रहता है तो फिर उनको एड्स क्यों नहीं होती? तो यही वजह है कि उनके सेल्स में जस्ट ये रेप्लिकेट करता है, नेचुरल होस्ट है, उनके सेल्स को किल नहीं करता, उनके सेल्स को जो है ना ये इन्फेक्ट नहीं करता, उनके अंदर म्यूटेशन नहीं करता, उनके अंदर प्रो वायरस का काम नहीं करता। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेट्रो वायरसेस में एक्ट एज अ प्रो वायरस, कि हमारे जीनोम में ही दाखिल हो जाते हैं, हमारे DNA का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो अपने RNA को कन्वर्ट कर लेते हैं DNA में, और वो DNA हमारे सेल के DNA का हिस्सा बन जाता है। और फिर जितनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन DNA रेप्लिकेट होता है, तो वायरस का DNA भी साथ ही रेप्लिकेट होकर अगली नस्ल में मुंतकिल होता है, और फिर जाके जो है ना ट्यूमर या इस तरह की डिजीज काज करता है। तो ये हेल्पर T सेल्स और कुछ हमारे ब्रेन के सेल्स को भी जो है ये नर्वस सिस्टम के सेल्स लिख लें, नर्वस सिस्टम के टिश्यूज को भी जो है ये डैमेज करते हैं। हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो पहली जो स्टेज है
वो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक है। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारे पास, एसिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी है हमारे पास दैट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम बात कर रहे थे सिम्टम्स ऑफ एड्स की। तो हमने कहा कि हमारे पास सबसे पहली जो स्टेज है 9 मंथ, वहाँ पे तो हमारे पास पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है। दूसरी स्टेज आती है हमारे पास एड्स कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, सिम्टोमेटिक कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर होती हैं। जैसे कि हमारे पास है उस पेशेंट को ईची स्किन है, वेट लॉस है, स्वॉलन लिम्फ नोड है, ठीक है, एंड सम टाइम डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है ना वो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज की जो है ना वो सिम्टम्स हैं। और थर्ड स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं फुल ब्लॉन एड्स, ठीक है। अब उस सिम्टम उनमें क्या होता है कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आ रही होती, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि HIV वो खुद कोई डिजीज़ काज नहीं करता, ठीक है। जितनी भी बीमारियां एड्स में होती हैं वो सारी की सारी अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि HIV ने सिर्फ एक काम करना है, उसने हमारे जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है। अब उनको डिस्ट्रॉय कैसे करता है ये उनके अंदर रेप्लिकेट करता है। जब रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेशन के बाद जब ये वायरस होस्ट सेल से निकल के जाता है, तो होस्ट सेल के निकलने जाने के बाद हमने कहा था ये अपने ऊपर एक इन्वेलप बनाता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जब ये होस्ट सेल से निकलता है तो अपने ऊपर एक छोटी सी जो है ना मेम्ब्रेन का पीस साथ ले जाता है। अब काफ़ी सारे वायरसेस जब निकलेंगे तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, छोटी रह जाएगी, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे WBCs के सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाता है और वो फंक्शनल से नॉन फंक्शनल WBCs में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं होते तो हैं लेकिन फंक्शनल WBCs कम हो जाते हैं, इसीलिए हम लफ्ज़ बोलते हैं इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम बनाने वाले सेल्स होते हैं WBCs, जब वो कम हो जाते हैं तो हमारे पास इम्यून डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा जी, तो WBCs का जो फंक्शनल WBCs है उनकी तादाद कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट बहुत सी ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस इन्फेक्ट स्पोर्स जो नॉर्मली अगर हमारे सांस के ज़रिए या हमारी बॉडी में चले भी जाएँ तो हमें इन्फेक्शन काज नहीं करते, तो फिर वो भी इन्फेक्शन फैलाते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, नमूनिया वन ऑफ द कॉमन सिम्टम। अगर आप किसी चेस्ट वार्ड के अंदर चले जाएँ किसी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे देखें जो क्रोनिक नमूनिया के पेशेंट्स होते हैं उनका सबसे पहला टेस्ट HIV का ही करवाया जाता है कि HIV की वजह से तो इनको नमूनिया नहीं रहता, TB और इस तरह के मर्ज जो है ना ये कॉमन हो जाता है उसमें। यानी एक ही बंदे के ऊपर काफ़ी सारी बीमारियाँ हमला कर देती हैं, तो वो बंदा एड्स की वजह से नहीं, उन बीमारियों की वजह से जो है ना वो मर जाता है। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, यानी इसका लाइफ साइकिल ट्रांसमिट हो जाए तो फिर लाइफ साइकिल क्या है। पहली चीज़ तो ये कॉमनली मैं आपको बता देता हूँ जनरली कि कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने किसी इन्फेक्टेड बंदे का ब्लड किसी हेल्दी बंदे को लगा दिया है तो उसके ज़रिए वो ट्रांसफ़र हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर कोई मदर वो HIV से इन्फेक्टेड है, वो फीड करवा रही है, दूध पिला रही है बच्चे को, तो दूध के अंदर भी जो है ना HIV वायरस जा सकता है, तो वो बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है, ये भी रूट है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़, सीमन के थ्रू जो है ना, सीमन के अंदर HIV जो है ना मल्टीप्लाई होके आ रहे होते हैं और वो सीमन के थ्रू हमारी बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू जो है ना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है ना वो मुंतकिल होते हैं। इसी तरह कंटामिनेटेड सिरिंजेस है, वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिस वाज इन पास्ट के जो टेक्नीशियंस होते थे या जो अताई डॉक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, एक ही जो है ना वो सिरिंज रखते थे पैसे बचाने के लिए, उसी से जो है ना वो 10-15 मरीजों को इंजेक्शन लगा देते थे, ठीक है। तो उसमें यही होता था कि अगर कोई उनमें इन्फेक्टेड पर्सन होता था तो वो निडल इन्फेक्टेड हो जाती थी, वो किसी दूसरे बंदे को इंजेक्शन लगाते थे, उसमें वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाता था। इसी तरह हम बार बार की शॉप पे जाते हैं सैलून्स के अंदर तो रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए भी अगर कहीं हमें कट लग जाता है तो सेम रेज़र ही वो दूसरे जो है ना वो क्लाइंट के ऊपर यूज़ करे तो चांसेस हैं कि HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसमिशन में आएंगी। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम कवर कर लें, कवर करने से मुराद ये है
कि हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ चले जाएं, ठीक है, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाएं, नर्सिंग का या जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका स्टाफ, उनको ही ज़रा एजुकेशन बेहतर कर लें। और हम जो है ना इस तरह के जितने भी काम हैं, मिसाल के तौर पे बार्बर शॉप में जाते हैं उसे कहें कि भाई आप रेज़र बदल लें, ब्लेड चेंज कर लें, उसको डिटोल से डिसइंफेक्ट करें, ये सारी चीज़ें, तो फिर जाके हम एड्स के ऊपर जो एड की ट्रांसमिशन के ऊपर जो है ना वो काबू पा सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स करके। नेक्स्ट है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो वायरस है ये हमारे CD4 लिम्फोसाइट्स के ऊपर लैंड करता है। लैंड करने से मुराद ये है कि उनके ऊपर आता है, और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है, मैंने आपको पहले बताया कि GP120 है और GP41 है। एक प्रोटीन इनके अंदर जो है वो जो है ना वो रिसेप्टर को ओपन करती है और दूसरी उसके सेल के साथ फ्यूज़ करती है सेल को, यानी रिसेप्टर ने ओके कर दिया, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आने के लिए यहाँ से मेम्ब्रेन की फ्यूजन होगी। मेम्ब्रेन की फ्यूजन से मुराद ये है कि ये हमारा सेल है और यहाँ पे ये वायरस जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, वो आके फ्यूज़ होगी और फिर इसका जीनोम और जो एंजाइम है इसके पास वो सेल के अंदर जाएंगे। तो फ्यूजन करवाने के लिए एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन एंट्री के पास के लिए है। जैसे ही वो RNA हमारे सेल के अंदर जाता है तो RNA से क्या बनता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर वो जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये पहले तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनता है, फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA, और फिर वो जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो हमारे होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर आगे दो कहानियाँ, या तो वो अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, सेलुलर मशीनरी को, मेटाबॉलिक मशीनरी को हाईजैक करेगा, अपनी प्रोटीन बनवाएगा, अपना जीनोम बनवाएगा, ठीक है। डिफरेंट RNA पॉलीमरेजेस एंजाइम्स काम करेंगे और रेप्लिकेशन हो जाएगी। या फिर वो क्या करेगा, वो दोस्त बन जाएगा हमारे होस्ट सेल के जीनोम का, और वो एज अ प्रो वायरस अगले सेल्स के अंदर जो है ना वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा, और वो चाहे तो वो म्यूटेशन करके कैंसर भी काज कर सकता है, हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर कैंसर हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा रेट्रोवायरसेस आर आल्सो नोन एज ऑन्कोवायरसेस आर द ट्यूमर वायरसेस, तो ये ट्यूमर भी काज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे WBCs को इन्फेक्ट करेगा, यानी रेप्लिकेशन इनकी हमारे WBCs में, जिसके नतीजे में हमारे WBCs कम हो जाते हैं। ये नहीं कि WBCs को रप्चर कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में जब बडिंग करते हैं तो बडिंग के नतीजे में हमारे ये नेट के WBC है तो 10-15 वायरसेस इसमें से निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन सब ले उड़ेंगे, तो जिसके नतीजे में हमारे जो फंक्शनल WBC की मेम्ब्रेन है वो छोटी सी रह जाएगी, वो सेल ही श्रिंक हो गया, ठीक है, जिसके नतीजे में वो फंक्शन लेस हो जाएगा सेल, और हम जो है वो इम्यून डेफिशिएंट हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना कम हो जाएगा। ये सारी की सारी जो है इसके अंदर इसकी जो है वो सिम्टम्स और अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो ट्रीटमेंट के हवाले से अक्सर बच्चों का क्वेश्चन है सर इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज एज सच नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम एंटीवायरल्स यूज़ करते हैं। वन ऑफ द कॉमन एंटीवायरल यूज्ड इन मार्केट इज रिबाविरिन। रिबाविरिन जो एंटीवायरल है इसका काम HIV को मारना नहीं है, ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। हम किसी भी पेशेंट के लिए, जब कोई क्रोनिक पेशेंट होता है, क्रोनिक बीमारी में मुब्तला होता है, तो हम उस पेशेंट के लिए ना उसकी क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 मरीज़ हैं शुगर के, दोनों को शुगर है, अब एक मरीज़ अपनी मेडिकेशन करता है, अब मेडिकेशन से शुगर ख़त्म तो नहीं होती लेकिन कंट्रोल हो जाती है, एक मरीज़ नहीं करता, तो ऑब्वियसली जो मरीज़ अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा वो जल्दी उसकी क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कम हो जाएंगी, उसकी ज़िंदगी कम हो जाएगी, और जो थोड़े से अपना जो है ना वो अपनी बॉडी को मेंटेन किए हुए शुगर कंट्रोल किए हुए, तो वो 2-4 साल ज़्यादा जी लेगा, अगर जीने भी है तो ज़रा अच्छे से जी लेगा। तो ये क्वालिटी एडजस्टेड, ये क्वालिटी ऑफ द पेशेंट जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग एंटीवायरल्स। एंटीवायरल एज सच एड्स को, HIV को ख़त्म नहीं करती, ठीक है, यानी जो बीमारियां 1 साल 2 साल बाद आनी है, हो सकता है वो 4 साल 5 साल के बाद आए, प्रोग्रेशन जो सिम्टम्स हैं वो डिले हो जाती है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसकी जो वैक्सीन है वो भी अभी ट्रायल केसेस में 2001 के अंदर तो बन गई थी इसकी वैक्सीन, लेकिन अभी जो है ना वो एग्जैक्टली जैसे कोविड की या बाकी चीज़ों की वैक्सीन है वो मार्केट में ऐसे नहीं है। अच्छा, जैसे कोविड का वायरस था वो छींकने से, खांसने से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाता था, ऐसे एड्स का वायरस जो है ना वो ट्रांसमिट नहीं होता, खांसने से, छींकने से, जो है ना हैंड शेकिंग से, इन प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो एड्स का वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता, ये बात जहन में रखना, ठीक है। तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।